अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एजाज अहमद और प्रोग्राम है व्यूज़ ऑन न्यूज़। आज हमारे साथ हमारे एक बहुत पुराने दोस्त और किसी तारुफ के मोहताज नहीं एजाज सैयद मौजूद हैं। हम आज इनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। एक तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग अपनी जान पर खेल कर अपने लिए ख़तरात मोल लेकर आप तक दुरुस्त इत्तलात पहुँचाते हैं, उनकी शख्सियत का क्या पहलू उन्हें ये काम करने पर मजबूर करता है, उन्हें क्या पसंद है, क्या उनके ख़यालात हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के इस दौर में जब बड़े बड़े लोगों के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं, एजाज सैयद जैसे लोगों की मौजूदगी बहुत ही माशरे को दुरुस्त सिमत में रखने के लिए भी ज़रूरी होती है, और इनकी जो जुर्रत है वो बहुत सारे लोगों के लिए महमेज का काम करती है। उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, कुछ थोड़ी सियासी गुफ्तगू भी कर लेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि एजाज सैयद क्या हैं। एजाज, ये बताइए कि क्या चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ मजबूर किया, और आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है सोसाइटी के हवाले से। एक तो एजाज़ भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे सीनियर भी हैं और आप थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। दूसरी बात यह है कि एक आम जर्नलिस्ट हैं, हम सब एक आम जर्नलिस्ट हैं। और जर्नलिस्ट का मेरे ख्याल में बुनियादी काम यह है कि फैक्ट लोगों को बताना। बाज़ औक़ात लोग वो लोगों को चीज़ें बताना पसंद करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो लोग सुनना चाहते हैं लाजमी नहीं होता कि वो सच भी हो। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पर सारे लोगों पे क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हल्के हैं जिन पे हम क्रिटिसिज्म नहीं करते, और उनका हमारी सियासत के अंदर, हमारी मईशत के अंदर, हमारी जो फ़ैसला साजी के अंदर बड़ा किरदार होता है, और बल्कि बुनियादी किरदार होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन लोगों के बारे में भी तराजू बराबर रखें जो लोग नज़र नहीं आ रहे, और वो हमारे जो फ़ैसला साजी है उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। बाकी सियासतदानों को तो हम सारे ही बुरा कहते हैं। एजाज, मैंने देखा है कि आपने बड़ी बड़ी शख्सियात को, मसलन आपने असद साहब को रोका, एक मरतबा आपने अरशद दुरानी साहब को, आपको और मुझे भी याद होगा खैरपुर टामे वाली में रोका, फिर जनरल अजीज़ साहब से आपने बात करने की कोशिश की। तो ये बड़े लोग हैं। मुझ जैसा आम सहाफ़ी शायद घबराता है इनसे, लेकिन मैंने आपको देखा कि आप किसी भी घबराहट के बगैर इन लोगों से जाकर सब सवाल पूछते हैं। ऐसा क्या है जो आप में ये जुर्रत देता है कि ये इस आदमी को ऐसे मैंने ये सवाल पूछने, वो क्रिटिकल सवालात जो कोई आम सहाफ़ी पूछने की ज़रूरत नहीं करता। मेरे ख्याल में एजाज भाई, मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैंने पूछना है। आगे कौन है, आई डैम केयर। मुझे ये पता है कि मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब किसी को भी देना चाहिए, और वो सवाल बनता है, लोग जानना चाहते हैं। तो आगे तो कोई भी हो, मेरे ख्याल में हमें पूछना चाहिए, चाहे कोई वर्दी में है, कोई बगैर वर्दी के है, कोई वज़ीर आज़म है। मेरे ख्याल में हमें तो आम जर्नलिस्ट की तरह सवाल करना चाहिए। ये नौजवान साथियों के लिए बहुत अच्छी मिसाल और बहुत अच्छा पैगाम है। अब थोड़ा अपने बारे में बताइए कि एजाज सैयद क्या हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो एजाज भाई, मैं तो बड़ा कम खाता हूँ, और ये है कि महफिल लगाने का शौक़ है कि अच्छे लोगों से मिलूँ, और मेरी ज़्यादातर दोस्तियाँ अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों से है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने इस दुनिया को, इस मुल्क को ऐसी पोजीशंस के ऊपर रह कर देखा है, जो पोजीशंस मैं और आप, हम सिर्फ ख़बरों में या पार्लियामेंट में आते हैं या इधर उधर जाके देखते हैं उनको देखते हैं, तो मैं उनसे पर्सनल गपशप लगाने में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कि वो बातें जो टेलीविज़न कैमरे के ऊपर नहीं की जाती, वो बातें ज़ात में आप एक किसी से पर्सनल उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मिलते हैं तो वो बातें आपको बताते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रही है कि मैं वो जान सकूं जो आम डोमेन में नहीं है, पब्लिक की डोमेन में नहीं है, जो अंदर है। तो मैं मेरा ये एक खाने में आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, किस किस्म की ग़िज़ा पसंद है। खाने में मुझे बड़ी सिंपल सी गज़ा, मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन मेरा ज़्यादा जो ज़ौक़ है वो है कि मैं ऑटोबायोग्राफीज़ जमा करता हूँ, जो ख़ुद नविश्त जो स्वां उंगलियाँ हैं जिन्हें कह लें, उनको मैं जमा करता हूँ। ये मेरा बड़ा एक ज़ौक़ है। और पोइट्री भी मेरा एक ज़ौक़ है कि मुझे पोइट्री पसंद है। फ़िक्शन कम पढ़ता हूँ, लेकिन बाज़ जो क्लासिक्स हैं वो उर्दू के क्लासिक्स, अंग्रेज़ी के क्लासिक्स फ्रैंकली मैं पढ़े भी नहीं हैं, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ, तो वो देखता हूँ। और आप जैसे सीनियर लोगों को देखते हैं और सीखते हैं।
चलिए थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं। मौजूदा हालात को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि इसके खतरात क्या हैं? एक जानिब फायर ईसा केस आपने पूरा रिपोर्ट किया, अब ये बजट के हवाले से अपोजिशन की मूव लगता ही है कि अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाहती है। क्या चीज़ ऐसी थी जिसने जस्टिस फायर ईसा का केस का फैसला सामने आते ही अपोजिशन को महमेज दी और अचानक सियासी जमूर टूटा? और इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? एजाज भाई, पाकिस्तान में बदकिस्मती से माहौल ऐसा बन गया है कि पार्लियामेंट वो भी कंट्रोल में है, पार्लियामेंट की पॉलिटिकल पार्टीज वो भी कंट्रोल में है, अदलिया में भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो कि ना कर सके। इक्का दुक्का जो आवाज़ें हैं, या तो उनको फ़ारग कर दिया गया है या उनको फ़ारग करने की कोशिश की जा रही है। काजी फायज़ साहब का केस हमारे सामने है, मीडिया भी मुकम्मल कंट्रोल में है। ये जो अभी जंप आया, जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन सारी जमातें इकट्ठी हो गई और काजी फायज़ ईसा के वाक़े के बारे में इकट्ठी हुई, मेरा ये ख्याल है कि काजी फायज़ ईसा के साथ अभी तक कोई सियासी जमात खुलकर खड़ी नहीं हुई और ये सियासी जमातें खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जमूर तारीख था सियासत जी, फैसला आते ही ये सब एक्टिव हो। मेरे ख्याल में फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस मामले से ताल्लुक़ नहीं है। इस मामले का ताल्लुक़ है पब्लिक पल्स के साथ कि मुल्क में अचानक महंगाई एक अरूज पे गई है, कोरोना के हवाले से मिस मैनेजमेंट के बारे में और बैड गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं वो लोगों के सामने आई हैं। और वो लोग और वो टीवी एंकर्स जो गालबन किसी के कहने पे या शायद ख़ुद भी समझते थे कि जो मौजूदा रजीम है वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगी, तो वो परफॉर्मेंस जो वो बेनकाब हो रही है कि कैपेसिटी नहीं है, नज़र आ रही है हमें, तो एक रिजेंटमेंट पाई जाती है उन लोगों में जिन्होंने इनको सपोर्ट की थी और उन लोगों ने जो इनके सरपरस्त हैं। तो आप देखिए, फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आ गया, तो फवाद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में जो बातें की हैं, ये बातें पंजाब में आम लोग कर रहे हैं। क्या ये इंटरव्यू ऐसे ही आ गया है? मैं नहीं कहता हूँ कि ये इक़्तिदार के खेल में कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होती, एक्सीडेंट्स नहीं होते, वहाँ पर प्लानिंग होती है, प्लानिंग हो के चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही हो गया। तो लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि लोग जो आम आदमी है बाकी सूबों में, सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, जब आम आदमी परेशान होता है तो उसका असर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं पड़ता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा जो लोग हैं वो पंजाब से हैं, तो जब आम आदमी पंजाब का परेशान होता है या पंजाब में हवा चलती है किसी हुकूमत या रजीम के बारे में नफ़रत की, तो उसका असर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की फैसला साजी के ऊपर भी पड़ता है और उनकी सोचों के ऊपर। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के हवाले से ये सूरत हाल आ गई है, असर हवा चलने की या असर पड़ने की, जो इसकी बात? मेरे ख्याल में पीटीआई के हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो दो बिग विग्स हैं वो तो उन्हें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये जो सपोर्ट की ग्रिप है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लूज़ हो रही है और ये एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह ना करे कि मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर ना पूरा करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब पूरी टेन्योर करें और तमाम हुकूमतें वो टेन्योर पूरा करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हवा पंजाब में चलना शुरू हो गई है, जिस तरह हुकूमत के अपने लोग बैठ के खुल के हुकूमत के बारे में बातें कर रहे हैं, अपोजिशन हरकत करना शुरू हो गई है। अपोजिशन भी हरकत नहीं कर रही थी और अपोजिशन की जो हरकत है वो भी किसी ग्रीन सिग्नल के बगैर नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक स्टार्ट हो गया है, ये जाता कहाँ पर है, ये लेकर कहाँ जाते हैं लेकर जाने वाले, ये टाइम बताएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, एजाज सैयद की आपने गुफ्तगू सुनी, थोड़े कहे को बहुत जानिए और हालात को मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल इख्तियार करती है उसे अनफोल्ड होने दीजिए। उस वक्त तक आप भी सब्र कीजिए, हम भी सब्र करते हैं और मुश्किल अगर है तो उसको भी भुगतते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। खुदा हाफिज़।